बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ड प्रॉब्लम जो इंग्लिश टू मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट में आपको कहा जा रहा है 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ सर्टेन नंबर, द रिजल्ट इज 7 लेस, द रिजल्ट इज 7 लेस देन द ट्वाइस ऑफ द नंबर। सो दो बातें हैं, मैंने इसलिए दोनों को डिफरेंट कलर्स में हाईलाइट किया टू मेक यू गाइस अंडरस्टैंड, एंड वी हैव टू टेल व्हाट इज द नंबर, वी हैव टू फाइंड दैट नंबर। अब पहली स्टेटमेंट क्या है? इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ सर्टेन नंबर, आई एम सपोजिंग दैट नंबर टू बी एक्स। तो सिचुएशन ये है कि अगर 5 को सर्टेन नंबर में से माइनस करते हो तो जो रिजल्ट आ रहा है ना, जो रिजल्ट आ रहा है, जो रिजल्ट आएगा इक्वल टू 7 लेस देन द ट्वाइस ऑफ द नंबर। सो ट्वाइस ऑफ द नंबर तो 2x है। अब जो रिजल्ट आ रहा है वो ट्वाइस ऑफ द नंबर से 7 लेस है। ठीक है, सो 7 लेस देन द ट्वाइस ऑफ द नंबर है, राइट। सो इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ सर्टेन नंबर, अगर आप 5 को सर्टेन नंबर में से सब्ट्रैक्ट करते हो तो जो रिजल्ट आ रहा है, द रिजल्ट इज 7 लेस देन द ट्वाइस ऑफ द नंबर। तो रिजल्ट 7 कम है, माइनस हो रहा है देन द ट्वाइस ऑफ द नंबर में से। तो यहां पे ये माइनस हो रहा है, तो 2x माइनस 7 है। तो रिजल्ट क्या आ रहा है? डबल से 7 लेस, तो 7 उसमें से माइनस किया मैंने, राइट। अब क्या करूंगा मैं, इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूं एंड सॉल्व करके मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करता हूं। सो बहुत इजी हो गया ये। 2x में से x माइनस कर लेंगे, -7 को ऑन द राइट हैंड साइड ले जाएंगे, 7 में से 5 माइनस होगा, 2 आ जाएगा, x इक्वल्स टू 2 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 3 टर्म्स और द 3 times the first of the 3 consecutive odd integers is 3 more than the twice of the third। अच्छा, क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं कॉन्सेप्ट दे दूं कंसेक्टिव नंबर्स का क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम लोग हर तरह का कोशिश करेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम कवर कर लें। कंसेक्टिव का स्टूडेंट्स मतलब ये होता है कि एक के बाद दूसरा आने वाला नंबर, यानी एक के बाद आने वाले। तो 1 2 3 4 ये कंसेक्टिव नंबर है, क्योंकि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 6 आता है एंड 6 के बाद 7 आता है। तो ये कंसेक्टिव नंबर्स हैं। अगर तो क्वेश्चन आपके पास ऐसा है, याद रखिएगा, वर्ड प्रॉब्लम में अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन है कि जिसमें वो कहे कंसेक्टिव नंबर्स या कंसेक्टिव इंटीजर्स, तो आपने अगर पहला नंबर x सपोज किया हुआ है तो उससे अगला x+1 हो जाएगा, उससे नेक्स्ट x+2 हो जाएगा, उससे नेक्स्ट x+3 हो जाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन पे जाने से पहले इस कॉन्सेप्ट को समझना बड़ा जरूरी है, ठीक है ना। तो कंसेक्टिव नंबर्स के लिए अगर एक नंबर x है तो उस 1 ऐड हुआ, उससे नेक्स्ट आ गया, उसमें 1 ऐड हुआ, उससे नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट वाले में फिर 1 ऐड हुआ तो उससे नेक्स्ट आ गया। आप करके देख लो, फर्स्ट नंबर 1 है, 1 में आप 1 ऐड करो, 2 आ जाएगा, नेक्स्ट नंबर फिर अगेन 1 ऐड होगा। तो कंसेक्टिव नंबर्स में तो ये बात है। अब यूजली मैंने स्टार्ट में ही जिक्र कर दिया, ऐसा क्वेश्चन ऐड करिए इसमें ऑड या इवन इंटीजर्स आ जाते हैं पेपर में। पेपर में समटाइम्स ऑड एंड इवन इंटीजर्स आते हैं। तो ऑड इंटीजर और हर इवन इंटीजर के बीच में 2 का डिफरेंस होता है। कॉमन सेंस लगाइए, 2 4 6 8 और 10 दीज आर इवन इंटीजर्स। सो अगर एक इवन इंटीजर x है तो उससे नेक्स्ट इवन इंटीजर x+2 है, उससे नेक्स्ट x+4 है, उससे नेक्स्ट x+6 है, क्योंकि आप सब में 2 ऐड कर रहे हो। अगर आप ऑड इंटीजर्स की बात करते हो तो ऑड इंटीजर्स होते हैं 3 5 7 9 11 सो ऑन। अगेन अगर पहला ऑड इंटीजर x है तो 2 का डिफरेंस ही आ रहा है ना, 2 का एडिशन आ रहा है, तो x+2 ऐड करोगे। तो जब भी इवन का केस आए, ऑड का केस आए, तो पहले नंबर को x सपोज कर लो, उससे नेक्स्ट को x+2, उससे नेक्स्ट को x+4, उससे नेक्स्ट को x+6, दोनों में, इवन में भी और ऑड में भी। तो ये कंफ्यूजन मैंने स्टार्ट में ही क्लियर कर दी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको इंग्लिश टू मैथमेटिक्स के पोर्शन में या आपको वर्ड प्रॉब्लम्स का पोर्शन, जो भी आप इसको नाम दोगे, आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ, कहने 3 टाइम्स द फर्स्ट ऑफ द 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स। सो हम पहले तो 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स को सपोज करते हैं। पहला इंटीजर x, उससे अगला इंटीजर x+2, उससे अगला इंटीजर x+4 ले लेते हैं। अब वो कह रहा है कि 3 टाइम्स
3 times the first of the 3 consecutive odd integers. 3 times of the first, तो first odd integer तो मेरे पास x है, इसका 3 times क्या हो जाएगा 3x. तो 3 times of the first consecutive odd integers is 3 more than the twice of the third. Twice of the third. So third integer क्या है, third odd integer है x plus 4, तो इसका twice क्या हो जाएगा 2 into x plus 4. अब ये जो कंपैरिजन की बात है, 3 times the first of the three consecutive odd integers is 3 more. ये चीज 3 ज्यादा है, 3x जो है वो 3 ज्यादा है एज कंपेयर टू ट्वाइस ऑफ दिस. तो मैं इसमें 3 नहीं ऐड करूंगा, बल्कि इसमें से 3 को माइनस करूंगा इक्वेट करने के लिए. या फिर आप इस तरफ राइट हैंड साइड पे, या तो आप यहाँ पे 3 ऐड करोगे या फिर आप यहाँ पे 3 को माइनस करोगे, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है. देखिए दो नंबर्स में से मैं ये कहता हूँ कि फर्स्ट नंबर जो है ना वो 3 ज्यादा है, वो 3 ज्यादा है देन द अदर नंबर. तो जो नंबर ऑलरेडी 3 ज्यादा है, या बल्कि 4 ज्यादा है, कर ले 3 ज्यादा ही रहने देते हैं इसको. मैं ये कहता हूँ कि एक नंबर 3 ज्यादा है एज कम्पेयर टू द अदर नंबर. तो जो नंबर ज्यादा है या तो उसमें से मैं 3 को माइनस करूंगा, या जो नंबर स्मॉलर है उसमें 3 को ऐड करूंगा, तो दोनों इक्वेट होंगे. तो यहाँ पे भी मैंने यही काम करना है. ये बार बार इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट में 3 का जिक्र है, जो कि आपको कंफ्यूजन का शिकार करता है. तो मैं दोबारा इसको बता देता हूँ. ठीक है. सो फर्स्ट फर्स्ट ऑड इंटीजर क्या है x, अगला ऑड इंटीजर क्या है x प्लस 2, उससे अगला ऑड इंटीजर क्या है x प्लस 4. तो ये फर्स्ट ऑड इंटीजर है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है. सो 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट ऑफ द 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स. सो 3 टाइम्स हो गया 3x, फर्स्ट ऑड इंटीजर x था, तो 3 टाइम्स वो 3 ज्यादा है देन द ट्वाइस ऑफ द थर्ड. सो ट्वाइस ऑफ द थर्ड क्या है 2 इंटू एक्स प्लस 4, ट्वाइस है. ये ऑलरेडी, ये जो लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है, ये ऑलरेडी 3 ज्यादा है, तो इसमें से 3 को माइनस करूंगा तो इक्वेशन बनेगी. तो जब भी कंपैरिजन होगा, तो कंपैरिजन के केस में आपने याद रखना है कि जो नंबर ज़्यादा है उसको आप माइनस करोगे. तो मैं स्टेटमेंट को यहाँ पे लिख लेता हूँ क्योंकि स्पेस मेरे पास कम है. तो ये स्टेटमेंट मेरे पास बनी है 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 4. तो मैं फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ. उसने स्टेटमेंट में कहा कि 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट इंटीजर. सो फर्स्ट इंटीजर x था, 3 टाइम्स हो गया 3x, इज 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द थर्ड. सो ट्वाइस हो गया 2 टाइम्स, थर्ड हो गया x प्लस 4. तो ये ऑलरेडी 3 ज्यादा है, तो इसमें से 3 माइनस करूंगा तो इक्वेशन बनेगी ना. इक्वेशन की फॉर्म में मैं लेकर आऊंगा तो ही मैं सॉल्व कर सकता हूँ. सो नाउ व्हाट आई विल डू हियर इज आई विल सिंपली ओपन अप द ब्रैकेट्स एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व देम. ट्राई टू सॉल्व देम क्या, बल्कि मैं सॉल्व करूंगा इंशाल्लाह. सो 3x में जो 2x को माइनस करेंगे, x आ जाएगा, 8 में 3 ऐड हो जाएगा, 11 आ जाएगा. तो फर्स्ट ऑर्डर इंटीजर x था जो कि 11 आ गया, सेकंड 13 है, एंड थर्ड जो है वो 15 है. हमने बताना क्या है, व्हाट इज द थर्ड इंटीजर. तो थर्ड इंटीजर बताना है, जल्दी में 11 नहीं मार्क कर देना. तो थर्ड इंटीजर 15 बनता है. देखिए ना x की वैल्यू 11 आई है, अगला इंटीजर x प्लस 2 था. भाई और नंबर पे जाना है, 2 ही ऐड होगा ना, तो वो 13 हो गया. फिर दोबारा 2 ऐड हुआ, 13 में 2 ऐड करो ना, 15 हो गया. राइट. तो दिस इज हाउ ये क्वेश्चन वर्क करेगा. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन है. टॉप टायर से लेके मिड टायर की यूनिवर्सिटीज के टेस्ट में आएगा इंशाल्लाह. आगे चलते हैं. 2/5 ऑफ अ सर्टेन नंबर इज 30. वेरी इजी. ऐसा ऐसा वर्ड प्रॉब्लम आए तो एकदम आपने सॉल्व करना है, टाइम आपने बचाना है. ये तो आपका पावर प्ले है पेपर में. तो 2/5 ऑफ अ सर्टेन नंबर हमेशा एक्स है. सारा मसला ही एक्स का है ना. सो एक्स है 2/5. 2/5 क्या हो जाएगा 2/5. एक नंबर का 2/5 इक्वल है 30 के. नंबर बताओ क्या है, तो x के लिए सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसके बाद सॉल्व कर लेते हैं. तो मैं तो पहले ही कटिंग कर देता होता हूँ ताकि चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाएं. सो 2 1 जा, और फिर उसके बाद ये आ जाएगा 15. 15 इंटू 5 कर लेंगे. 15 का टेबल नहीं आता तो ये याद रखना कि 15 5 जा का मतलब है कि 150 का हाफ होगा, तो 75 आ जाएगा. क्योंकि पेपर में तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता ना मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में. राइट. सो ये हमारे पास x की वैल्यू 75 आ गई. एमसीक्यू आ जाए, ऐसा वर्ड प्रॉब्लम आ जाए तो उसी टाइम सॉल्व करना है. ये आपका टाइम सेव करता है, टाइम सेवर होते हैं ऐसे. अच्छा जी, अब अगेन कंपैरिजन का वर्ड प्रॉब्लम है. कह रहा है कि सारा वेज 25 पाउंड मोर देन अंबर. सो सारा का जो वेट है ना वो 25 पाउंड ज्यादा है अंबर के वेट से. if together if together they weigh 205 pounds, what is the weight of Sara?
लेट्स से सारा के वेट को मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, अंबर के वेट को मैं यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इफ टुगेदर दे वे 205 पाउंड, तो पहली बात तो यह कि सारा प्लस अंबर का जो वेट है ना वो तो मिला के 205 पाउंड है। एक इक्वेशन तो ये बन गई। लास्ट लेक्चर में अर्थमेटिक जब हम सॉल्व कर रहे थे, मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, जब अर्थमेटिक कैलकुलेशंस को सॉल्व करवा रहा था, मैंने बताया था कि बहुत अच्छा खासा नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं अर्थमेटिक्स से रिलेटेड और ये फ्रैक्शन से रिलेटेड। तो मैंने वहाँ पे बताया था कि जब भी दो वेरिएबल्स हैं, दो इक्वेशंस होंगी तो यूनिक आंसर आएगा। तो वही काम यहाँ पे करूँगा। यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, एक है सारा का वेट, दूसरा अननोन है या दूसरा वेरिएबल है अंबर का वेट। अब अगेन सारा वेज 25 पाउंड मोर देन अंबर, सारा का जो वेट है ना वो 25 पाउंड ज्यादा है अंबर के वेट से। तो सारा का तो वेट ऑलरेडी ज्यादा है, तो सारा के वेट में से या तो 25 को माइनस करोगे तो इक्वेशन बनेगी, या फिर अंबर के वेट में 25 ऐड करोगे तो इक्वेशन बनेगी। राइट, सेम कॉन्सेप्ट जो कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया। तो जब भी कंपैरिजन होगा ना तो उल्टी तरफ ऐड होगा। अब सारा का जो वेट है ना वो 25 पाउंड ज्यादा है ना अंबर से, तो अंबर में 25 ऐड करो तो इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन आ गई, इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं, सारा माइनस अंबर इज इक्वल टू 25 बन जाएगा। दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे रखेंगे, सॉल्व करेंगे, वी विल गेट द आंसर। तो फर्स्ट इक्वेशन थी सारा प्लस अंबर इज 205, यानी दोनों का वेट मिला के 205 था। सेकंड इक्वेशन आ गई या फर्स्ट इक्वेशन आ गई, सारा माइनस अंबर इज इक्वल टू 25। ऐड कर लेते हैं जैसे एक्स और वाई के लिए सॉल्व करते थे, यू और यू कैंसिल, 2 टाइम्स ऑफ एस आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एस विल बी 230, राइट। 2 के साथ कैंसिल करो, सारा का वेट 115 पाउंड आ गया। तो वेट ही सारा का बताना है, तो सारा का वेट जो है ना 115 पाउंड है। तो 115 इज द आंसर हेयर, राइट जी। सो मैंने दोनों इक्वेशंस को ऐड किया था, दिस इज वाई 205 में 25 ऐड हुआ एंड इट मेड अप एज 230, 2 के साथ कैंसिल हुआ 115 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ वेरी पेपर ओरिएंटेड क्वेश्चन, राइट। वर्ड प्रॉब्लम्स में जिस तरह के क्वेश्चन होते हैं, हर तरह का क्वेश्चन आज के लेक्चर में इंशाल्लाह कवर अप करेंगे हम लोग, ताकि ये वर्ड प्रॉब्लम और इंग्लिश टू मैथमेटिक्स वाला सिचुएशन ही ना आपको तंग करना छोड़ दे इंशाल्लाह। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 36, तो दो नंबर है, दो नंबरों की जब भी बात है, एक एक्स कर लिया दूसरा वाई कर लिया, एक्स प्लस वाई 36 है, पहली इक्वेशन ये बन गई। द लार्जर नंबर इज 3 टाइम्स एज लार्जर एज द स्मॉलर, व्हाट इज द लार्जर नंबर। मैं ये सपोज करता हूं कि x लार्जर है y से। अब कह रहा है कि लार्जर नंबर जो है ना वो स्मॉलर नंबर का 3 टाइम्स है, तो x जो है वो y का 3 टाइम्स है, तो x इक्वल टू 3y है। टू वेरिएबल्स हैं x एंड y, टू इक्वेशन हैं, एक ये और फर्स्ट वाली ये। सॉल्व कर लो, मैं तो सब्स्टिट्यूशन को यूज कर लेता हूँ। x इक्वल टू 3y है, फर्स्ट इक्वेशन पे वापस आते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू 3y है ना, तो x की जगह पे 3y प्लग इन कर दिया, x की जगह पे मैंने 3y ले आया, प्लस वाई इज इक्वल टू 36 हो गया। ऐड करेंगे 4y इज इक्वल टू 36, y की वैल्यू 9 आ जाएगी। हमने लार्जर नंबर बताना है, तो लार्जर नंबर 3 टाइम्स है ना स्मॉलर नंबर y से, सो 3 इंटू 9 कर लो, 27 आंसर आ गया। आगे चलते हैं। द सम ऑफ इंटीजर्स p एंड q इज 352, p एंड q का जो सम है वो है 352। द यूनिट डिजिट्स ऑफ p इज 0, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो कॉन्सेप्ट है ना यूनिट डिजिट्स का, इसका एमसीक्यू होता है, पेपर में आ सकता है, स्पेशली टॉप टायर यूनिवर्सिटीज में, मिड टायर यूनिवर्सिटीज में इसको पूछा जाता है। अच्छा देखिए, किसी भी 2 डिजिट नंबर का अगर यूनिट डिजिट 0 है तो इसका मतलब है वो 10 पे कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2 डिजिट नंबर में से यूनिट वाला प्लेस 0 है, देखिए ये टेंस वाली प्लेस होती है, ये यूनिट्स वाली प्लेस होती है, तो अगर 0 है तो 10 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली, 3 आ जाएगा, राइट। अब खुद कह रहे हैं पेपर में, क्वेश्चन में सॉरी, कि इफ द यूनिट्स डिजिट ऑफ p इज 0, यूनिट डिजिट ऑफ p क्या है वो 0 है, एंड p इज डिवाइडेड बाय 10, द रिजल्ट इज इक्वल टू q। p का जो यूनिट डिजिट है वो 0 है, होता रहे, हमें कोई मसला नहीं है। p को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो आंसर q के इक्वल आ जाता है। यूनिट डिजिट 0 होने का मतलब मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया। अगर किसी 2 डिजिट नंबर का, 3 डिजिट नंबर का, 4 डिजिट नंबर का यूनिट प्लेस पे 0 है तो 10 पे वो कम्प्लीटली डिवाइड होगा। इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं, p इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ q आ गया, सब्स्टिट्यूशन को यूज कर लो सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे p की जगह पे 10 टाइम्स ऑफ q प्लस q इज इक्वल टू 352 था, 11q इज इक्वल टू 352, 11 के टेबल से कैंसिल कर लेते हैं, 11 वन जा 11 थ्री जा 33, 2 बचा 2 और 2 22, 11 टू जा 22, q की वैल्यू तो 32 आ गई। q नहीं निकालना, p निकालना है,
ये मैंने यहाँ पे 30 किया हुआ है, वो पेपर में 32 भी कर सकता है, तो जल्दी में 32 नहीं मार्क, बल्कि 32 किया हुआ है, 32 नहीं कर देना मार्क आंसर। हमसे क्यू नहीं पूछ रहा, हमसे पी पूछ रहा है, तो पी तो 10 टाइम्स ऑफ क्यू है ना, तो 32 इंटू 10 करोगे ना तो 320 आ जाएगा। सो द आंसर हियर इज 320। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन है। अगेन वर्ड प्रॉब्लम्स का मैं क्योंकि बता रहा हूँ, बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि आज के लेक्चर में हर तरह के क्वेश्चन को ऐड किया गया, तो रेट ऑफ चेंज को कैसे सॉल्व करना है, बड़ी ही इजी ट्रिक, बड़ी आसान ट्रिक, आपका रेट ऑफ चेंज का इशू ही रिजॉल्व हो जाएगा। इसके बाद एज वाले क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, एज वाला भी इशू इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगा। तो तमाम तरह के जो क्वेश्चन है ना वर्ड प्रॉब्लम्स वाले, उन सब की इतनी एग्जाम्पल्स कर लेंगे, एटलीस्ट के सारी सिचुएशन इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। तो इस लेक्चर को बड़ा आपने ना कॉन्सेंट्रेशन से समझना है। अब बेकरी एम्प्लॉयज 25 बेकर्स, पहली बात तो ये पता चल रही है। ईच बेकर कैन प्रिपेयर अ बैच ऑफ कुकीज इन 15 मिनट्स। हाउ मेनी बैचेस कैन ऑल 25 बेकर्स प्रिपेयर इन 6 आवर्स। अब एक बेकरी के अंदर 25 बेकर्स हैं, ईच बेकर प्रिपेयर्स अ बैच ऑफ कुकीज इन 15 मिनट्स। सो 15 मिनट्स में एक बैच ऑफ कुकीज एक बेकर प्रिपेयर करेगा। 25 बेकर्स कितने बैचेस प्रिपेयर करेंगे 6 आवर्स में। थोड़ी सी स्टेटमेंट देखने वाली है पेपर में, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। टोटल बेकर्स कितने हैं 25, टोटल टाइम कितना है 6 आवर्स। एक आवर में एक बेकर कितने बैचेस बनाता है, हमने बैचेस बताने तो बैचेस पे आ जाओ, टाइम होता तो टाइम पे आते। जहां पे कहीं टाइम वाला आएगा क्वेश्चन, मैं टाइम के हवाले से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ट्रिक क्या है ऐसी सिचुएशन में, मैंने बताया था ना कि इतनी इजी ट्रिक बताऊंगा कि इंशाल्लाह कंफ्यूजन ही क्लियर हो जाएगी। वो ट्रिक ये है कि जिस चीज के बारे में पूछा जा रहा है शुरू से चीजों को उसमें ब्रेक करना शुरू कर दो। बैचेस का पूछा है, मैं बैचेस पे जा रहा हूँ। 25 बेकर हैं, और 6 घंटे हैं, और एक बेकर एक घंटे में 4 बैचेस बनाता है। 15 मिनट्स में एक बैच बना रहा है ना, तो एक घंटे में 4 बैचेस हो गए, इंटू 4 कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। 4 6 24। तो पेपर पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, टाइम कैसे सेव करना, 4 6 24 बनता है क्विकली, 25 इंटू 24 कर लो, 25 इंटू 24 कर लो, क्योंकि 4 6 24 हो गया, टाइम सेव हो जाएगा। 25 ऊपर 24 नीचे, 4 5 20, जीरो आ गया, 2 कैरी, 4 2 8, 8 में 2 ऐड हुआ, 10 क्रॉस करेंगे। ब्लू से कर रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, 2 10, 2 5 10, जीरो, 1 कैरी, 2 2 4, 4 में 1 ऐड हुआ 5, तो 600 बैचेस प्रिपेयर होंगे, राइट। सो ऐसी सिचुएशन जहां पे कोई चीज फाइंड आउट करनी है, कहानी को घुमाया गया है, कभी बेकर्स कह रहा है 25 हैं, कभी कह रहा है कि एक बैच बना रहा है 15 मिनट्स में, फिर कह रहा है बताओ 6 घंटे में क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है पेपर में। अभी तो ये इजी लग रहा है, जब पेपर में आएगा हैंड्स ऑन इसको एक्सपीरियंस करोगे तो कंफ्यूज नहीं होना, हिट किसको करना है, जिस चीज को फाइंड आउट करना है। बैचेस की बात करता है, सीधा बैचेस पे आ जाओ। एक घंटे में 4 बैचेस बन रहे हैं, बात घंटों की हो रही है। 4 इंटू 6 करा, और एक बेकर बनाता था 4 बैचेस एक आवर में, 6 आवर्स हैं, 25 बेकर हैं, मल्टीप्लाई करना था, कुछ भी नहीं था। तो पता ये चला सॉल्व तो करना बहुत ईजी था, स्टेटमेंट पे स्टिक नहीं होना। अब एजेस के क्वेश्चन होते हैं पेपर में, तो इसलिए मैंने एजेस के 2 3 डिफरेंट सिनेरियोज भी ऐड किए हैं वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर। आयशा इज 16 ईयर्स ओल्ड, सारा इज 1/4 ओल्डर देन आयशा। स्टेटमेंट पे गौर करना है। वर्ड प्रॉब्लम में अगर क्वेश्चन समझ लिया तो समझो आधा सोल्यूशन हो गया। तो यहाँ पे जो पहली बात है ना, आयशा इज 16 ईयर्स ओल्ड, डायरेक्टली आयशा को 16 ईयर्स का कह दिया गया, तो आयशा तो डायरेक्टली 16 ईयर्स की है। सारा इज 1/4 ओल्डर देन आयशा, ये जो ई आर लगा दिया ना, सारी बात ही चेंज कर गया। सारा जो है वो आयशा की एज से 1/4 ज्यादा एज रखती है, इस बात का ये मतलब है। अगर वो कहता है कि सारा इज 1/4 ओल्ड ऑफ द एज ऑफ आयशा, तो फिर तो सारा की एज ही 4 ईयर्स थी, बात ही खत्म हो गई थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे वो कह रहा है, फिर गौर कीजिए, सारा इज 1/4 ओल्डर देन आयशा। सो क्वार्टर क्या होता है 1/4, आयशा की एज है 16, सो 16 का क्वार्टर बना 4 ईयर्स। सारा की एज कितनी है, सारा 1/4 ज्यादा है, यानी 4 ईयर्स ज्यादा है आयशा से, ठीक है।
तो सारा की एज क्या हुई, सारा की एज हो जाएगी, जब वो आयशा से 1/4 ज्यादा है तो सारा की एज जो थी ना वो आयशा की एज से 1/4 ज्यादा थी। 1 मिनट, इसको मैं इरेज करूं। सारा की जो एज है वो आयशा की एज से 1/4 ज्यादा है। सो 1/4 आयशा की एज का कितने ईयर्स बने, 4 ईयर्स। मैंने करके दिखा दिया। आयशा की एज ही 16 है, उसका क्वार्टर निकालो, 4 आ रहा है। क्वार्टर 1/4 होता है ना भाई। तो आयशा की एज में क्वार्टर ज्यादा ऐड किया, यानी 16 में 4 ऐड किया, तो सारा की एज आ गई विच इज 20। सारा की एज नहीं निकालनी, क्वेश्चन में ट्विस्ट है। कह रहा है कि कितने साल पहले सारा वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज आयशा। कितने साल पहले सारा ट्वाइस एज ओल्ड थी आयशा से। चॉइसेस पे आ जाते हैं। पहली चॉइस है 6। सो पहली चॉइस 6 है, अभी आयशा 16 ईयर्स की है, सारा 20 ईयर्स की है। 6 ईयर्स पहले चलो, 6 माइनस करो तो ये 10 की बनती है, ये 14 की बनती है। नहीं, डबल नहीं आ रहा। अगले ऑप्शन पे आ जाओ, 9 है। सो अभी ये तो 16 की है, ये 20 की है। 16 में से 9 माइनस करो, पीछे क्या बचा, 5। इसमें से 9 माइनस करो, पीछे बचा 11। नहीं, 12 ईयर्स पहले चले जाओ। सो 12 ईयर्स पहले 16 में से 12 माइनस हुआ, ये 4 ईयर्स की है और ये 8 ईयर्स की है। तो 12 ईयर्स पहले सारा की एज आयशा की एज का डबल थी। तो पहले एजेस निकाली, अब ऑप्शन को प्लग इन किया तो आंसर आ गया। सो आंसर क्या आया, 12। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको कह रहे हैं, अगेन एज रिलेटेड क्वेश्चन है, उमर इज नाउ 3 टाइम्स अलीज एज। सैट की बुक से क्वेश्चन लिया गया, उससे मिलते जुलते क्वेश्चन होते हैं पेपर में, फास्ट में स्पेशली, जैबिस में, बहरिया में, आईओबीएम में, आईबीए में। उमर इज 3 टाइम्स, इज नाउ 3 टाइम्स अलीज एज। उमर की जो एज है वो अली की एज का 3 टाइम्स है। पहली बात तो ये पता चली। आगे चलते हैं। पहले 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 4 साल के बाद, उमर विल बी वाई ईयर्स ओल्ड। 4 ईयर्स के बाद उमर की एज हमने सपोज किया कि वो वाई ईयर्स है। इन टर्म्स ऑफ वाई, हाउ ओल्ड विल इज अली नाउ, बल्कि होना ही चाहिए था हाउ ओल्ड इज अली नाउ। हाउ ओल्ड इज अली नाउ। क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देते हैं। उमर इज नाउ 3 टाइम्स अलीज एज। अभी जो उमर की एज है वो अली की एज का 3 टाइम्स है। पहली बात ये है। तो पहली बात को कोड कर देते हैं, ये पहली बात है। 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ उमर विल बी वाई ईयर्स ओल्ड। 4 सालों के बाद उमर की एज वाई ईयर्स होगी। 4 सालों के बाद उमर की, अभी नहीं, 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अभी जितनी उम्र की एज है उसमें अगर 4 ऐड करोगे तो उम्र की एज y बनती है। इन टर्म्स ऑफ y, हाउ ओल्ड इज अली नाउ। मेरी एज अगर 4 ईयर्स के बाद इंशाल्लाह 38 ईयर्स होगी तो इसका मतलब क्या है कि मैं अभी 34 ईयर्स का हूं। 38 माइनस 4 करूंगा, राइट। सो अगर उम्र की एज y है आफ्टर 4 ईयर्स, तो अभी उम्र की एज कितनी है, अभी उम्र की एज है y-4। मैंने आपको अपनी एज की एग्जांपल दे दी कि इंशाल्लाह 4 ईयर्स के बाद आई विल बी 38 ईयर्स। तो अभी मेरी एज कितनी है, 38-4। तो यहां पे भी तो वो यही कह रहा है। क्या कह रहा है, वो कह रहा है 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ उमर विल बी y ईयर्स ओल्ड। 4 सालों के बाद उमर की एज y है, तो अभी उमर की करंट एज है u। तो उमर की करंट एज कितनी है, y-4 है। अब वापस आते हैं पहली स्टेटमेंट पे। उमर इज नाउ 3 टाइम्स अलीज एज। अभी जो अली की एज है ना, अभी जो उमर की एज है, अभी अली वाली एज के 3 टाइम्स है। अली की एज ए है, उमर की एज अभी यू है। तो उमर कितना है, अली की एज का थ्राइस है। तो उमर की जगह पे उमर कितना है, अली की एज का थ्राइस है। हमने अली की अभी की एज बतानी, हमने ए बताना है। तो उमर की जगह पे 3a पुट कर दिया, y-4 आ गया। अली की अभी की एज y-4/3 हो गई। ऑप्शन ए आ गया, इजी कर दिया। तो स्टेटमेंट के ऊपर, सब स्टूडेंट्स ने ये बात जा रही है कि स्टिक टू द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को स्टिक करोगे
स्टेटमेंट को समझोगे। मैंने बताया ना लेक्चर के दरम्यान मैंने कहीं बताई थी ये बात कि इफ़ यू विल बी अंडरस्टैंडिंग द इक्वेशन करेक्टली और अंडरस्टैंडिंग द स्टेटमेंट करेक्टली, हाफ ऑफ द क्वेश्चन आपने समझ लिया, हाफ ऑफ द मार्क्स आपने समझो ले लिए। आगे अगर आप कोई मिस्टेक मत करो तो वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी के टेस्ट में कोई कैलकुलेशन का इशू नहीं होता है इंशाल्लाह, अगर बेसिक्स आती हो तो। जिसकी बेसिक्स वीक्स हैं वो पहले वीक हैं वो पहले बेसिक्स वाला जो लेक्चर्स में मैथमेटिक अलजेब्रा की बेसिस को रिवाइज करवाया उसको लाजमी कवर अप करें। द सम ऑफ 1/3 ऑफ अ नंबर एंड ट्वाइस द सेम नंबर इज 28, द नंबर इज। अगेन वेरी इजी, एक और सिचुएशन ऐड की। मैंने कहा ना कि आज के लेक्चर में हम डिफरेंट सिचुएशंस को ऐड करेंगे ताकि वर्ड प्रॉब्लम का झगड़ा ही खत्म हो जाए, उनका हमारी कंफ्यूजन ही दूर हो जाए। ये सम ऑफ 1/3 ऑफ अ नंबर, नंबर मैं सपोज करता हूँ x है, सम कर रहे हैं तो ऐड करेंगे 1/3 ऑफ अ नंबर क्या हो जाएगा 1/3 ऑफ x प्लस सम का मतलब क्या है प्लस द ट्वाइस ऑफ द सेम नंबर, ट्वाइस ऑफ द सेम नंबर 2x है वो बना रहा है 28 के इक्वल है कहता है। बताओ नंबर क्या है, सॉल्व कर लिया। एलसीएम आ जाएगा x प्लस 6x/3 इज इक्वल टू 28, यह आ जाएगा 7x/3 इज इक्वल टू 28, सो 28 इंटू 3 हो जाएगा। एकदम मल्टीप्लाई मत करने लग जाओ कि 28 को पहले मैं 3 से करूंगा फिर 7 से डिवाइड करूंगा। देखो जहाँ पे कटिंग इजीली होती है ना तो वहाँ पे पहले कर लिया करो। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है जो कि आपको पेपर में टाइम सेव करेगी। 7 1 7 4 से कैंसिल होता है, x इक्वल टू 12 आ रहा है। देखो पहले 28 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं फिर 7 से डिवाइड करते हैं, तो तभी 12 आना था। तो यूँ आपके लिए कैलकुलेशन ईजी होगी कि मैंने 3 को मल्टीप्लाई तो के लिए मैं ले तो गया बट मैंने मल्टीप्लाई कराया नहीं क्योंकि मैंने देखा कि 7 और 28 कैंसिल हो रहे हैं, क्योंकि कैंसिल किया 4 3 12 आ गया, तो x इक्वल टू 12 आ गया। तो नंबर क्या है 12 है। किसी को बहुत शौक है तो वो टाइम है इतना पेपर में तो वो रीचेक भी कर ले। 1/3 ऑफ x करो ना 12/3 करो प्लस 2 इंटू करो आप 12, 28 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ये 4 बनता है, 4 में 24 तो 28 आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ गर्ल्स प्रेजेंट एज इज y ईयर्स, एक गर्ल है जिसकी अभी एज y ईयर्स है। इफ हर एज इन 5 years विल बी हाफ ऑफ व्हाट इट विल बी इन 15 years, देन हर प्रेजेंट एज इज। अगेन स्टेटमेंट को घुमाया गया है, कुछ गड़बड़ी नहीं है, स्टेटमेंट को कंट्रोल कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, हो जाएगा। तो ब्रेक कर लिया करो। लड़की की अभी की एज, उस बच्ची की अभी की एज y ईयर्स है, तो जो गर्ल की अभी की एज है ना वो तो y है। इफ हर एज इन 5 years, तो 5 सालों में जो उसकी एज होगी वो क्या हो जाएगी y प्लस 5, जो कि इक्वल है हाफ ऑफ विल बी, हाफ ऑफ व्हाट इट विल बी इन 15 years। सो 15 years में एज कितनी है, 15 years में एज हो जाएगी y प्लस 15। 5 सालों के बाद की एज 15 साल के बाद की एज का हाफ है। इक्वेट कर लिया, इक्वेशन बन गई अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को फिर समझा देता हूँ। इफ हर एज इन 5 years, अगर उसकी उम्र 5 सालों में विल बी हाफ ऑफ, हाफ हो जाएगी किसके एज की, किस एज के, जो कि उसकी 15 years के बाद की एज है। तो 15 years के बाद की एज तो y प्लस 15 है, 5 साल के बाद की एज y प्लस 5 है, तो 5 साल के बाद की एज 15 years के बाद की एज का हाफ है। इक्वेट कर लिया, इक्वेशन बना ली, y के लिए सॉल्व कर लेंगे। अभी एज y है, ये आ जाएगा 2y प्लस 10, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 15। सॉल्व कर लो, y को इधर ले जाओ 10 को इधर ले जाओ, y की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो अभी उस बच्ची की उम्र 5 साल है। ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। When 42 is added to twice of a number, the result is 346। अब ये रिजल्ट है, कंपैरिजन नहीं है। जब कंपैरिजन होगा तो फिर ऑपोजिट तरफ ऐड करते हैं। तो ट्वाइस ऑफ अ नंबर में 2x में 42 ऐड करो, आंसर आ रहा है 346। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, नंबर बताना है। 2x इज इक्वल टू 346 माइनस 42। ये हबीब के जो अर्थमेटिक पोर्शन होता है ना वहाँ पे ऐसे क्विक सॉल्विंग क्वेश्चन आते हैं अक्सर। तो ये 304 हो जाएगा, कैंसिल कर लेंगे 15 और ये 2, x की वैल्यू 152 आ गई, तो नंबर 152 है। राइट, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रॉफिट लॉस के ऊपर, परसेंटेजेस के ऊपर कंप्लीट एक्सप्लेनेटरी लेक्चर इंशाल्लाह मैं ऐड करूंगा, वो आपने लाजमी समझना है, लाजमी देखना है। बट कुछ क्वेश्चन रिलेटेड टू कॉस्ट प्राइस कर लेते हैं, कुछ बेसिक्स में यहाँ पर रिवाइज भी कॉस्ट प्राइस की करवा दूंगा।
A store purchased 50 notebooks at a total cost of $300. The store sells each book for $8. What will be the profit? What will be the total profit if all the notebooks are sold? 50 नोटबुक्स ली हैं, 50 नोटबुक्स की प्राइस थी $300, तो 300 को आप 50 से डिवाइड करोगे तो एक नोटबुक की प्राइस आ जाएगी $6. इफ द स्टोर सेल्स ईच बुक एट $8, अगर हर एक बुक $8 की बेची है, ठीक है, तो ये बताना है कि प्रॉफिट कितना है, राइट? ये मैंने वैसे समझाने के लिए बताया कि एक बुक की प्राइस $6 है, नहीं प्रॉफिट हो रहा है, जस्ट टू मेक यू गाइस अंडरस्टैंड, ठीक है? वरना डायरेक्टली ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। और कैसे हो सकता है, देखिए 50 नोटबुक्स हैं, एक नोटबुक $8 की बेची है, 50 इंटू 8 करेंगे, टोटल जो अमाउंट सेल करने पे जनरेट हुई है वो 8 0 0 8 5 40 $400 है। बाय की थी $300 की, बेची है मिला के $400 की, तो $100 का प्रॉफिट हो गया ना। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सारी मिला के बेची $400 की, कॉस्ट करी थी $300, तो $100 आ गया, ठीक है? तो ये मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बता दिया था, अगर $1 एक बुक की प्राइस निकालनी तो $6 है, तो $100 आंसर है। ये सिंपली इजी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन एनटीएस में बहुत दफा आया है, डिजिटल सैट में बहुत दफा आया, बट डेफिनेटली इट विल बी इंक्लूडेड इन द सैट एग्जाम। तो शबीर तो नेम नहीं होगा, नेम डिफरेंट होगा। ये क्वेश्चन आपको बेरिया, जैबिस्ट, आईओबीएम, फास्ट में इससे मिलता जुलता क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और हमने तो कॉन्सेप्ट लेने को एग्जैक्ट क्वेश्चन तो कॉपी नहीं किया जाता, बट इस तरह का क्वेश्चन होगा, और वो क्वेश्चन ऐसा होगा कि उसी के अंदर ही उसका आंसर पड़ा होगा और आप सोल्यूशन कर रहे होगे। क्योंकि मैं एज से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम 3 ऑलरेडी आज के लेक्चर में करवा चुका हूँ, तो इसको क्यों ऐड किया, ये थोड़ा सा क्यों डिफरेंट है उनसे, इसी की स्टेटमेंट में ही उसका आंसर पड़ा हुआ है, और हम इसको सॉल्व करते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन को। देखते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। 13 years ago, Shabir's mother was 7 times as old as he is now. 13 साल पहले शबीर की जो मदर थी, वो शबीर की जो एज थी ना, उसका 7 टाइम्स थी। 13 years ago, Shabir's mother was 7 times as old as he was. 13 साल पहले शबीर की जो एज थी, उसकी मदर की एज शबीर की एज का 7 टाइम्स थी। लेकिन अभी की बात नहीं हो रही, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, 13 साल पहले वाला, 13 years ago वाला, सारा मसला इसने डालना है। मैं ये कहता हूँ कि अभी शबीर की एज है एस, 13 ईयर्स पहले एज क्या थी, 7 एस माइनस 13, ठीक है? दोबारा लिख लेते हैं, लेट्स से अभी शबीर की एज एस है, 13 ईयर्स पहले शबीर की एज क्या है, एस माइनस 13 है। तब उसकी मदर जो थी, उसकी एज का जितनी उसकी उस टाइम एज थी, उसका 7 टाइम्स थी। यहाँ मसला क्या करोगे आप लोग, स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, वो ये करते हैं कि शबीर की अभी वाली एज का 7 टाइम्स निकाल रहे होते हैं। ऐसा नहीं है, स्टेटमेंट में गौर कीजिए। 13 ईयर्स अगो शबीर मदर वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज ही वाज। जितनी शबीर की एज 13 ईयर्स पहले थी, उस टाइम उसकी मदर की एज उस एज का 7 टाइम्स थी। तो अगर अभी शबीर एस ईयर्स का है, तो 13 ईयर्स पहले एस माइनस 13 है, मदर की एज एस माइनस 13 इंटू 7 है, राइट? अगर अभी मदर की एज 48 ईयर्स है, तो बताओ शबीर कितनी एज का है? अच्छा, अगर अभी मदर की एज 48 ईयर्स है, तो 13 ईयर्स पहले मदर की एज 35 थी ना। सॉल्व कर लिया, 7 5 एस माइनस 13, एस की वैल्यू 18 है, शबीर 18 साल का है अभी। फिर बता दो मैंने किया क्या। ये स्टेटमेंट तो मैंने आपको क्लियर कर दी कि 13 ईयर्स अगो शबीर वाज 7 टाइम्स, शबीर मदर वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज ही वाज। तो अगर अभी शबीर एस ईयर्स का है, 13 ईयर्स पहले एस माइनस 13 था, मदर उस टाइम 7 टाइम्स थी उसकी एज का, तो उस टाइम की मदर की एज ये बन रही है ना, उस टाइम की। तो अगर अभी मदर की एज 48 है, तो 13 ईयर्स पहले मदर की एज 35 है। इक्वेट किया, सॉल्व किया। अब कुछ मैंने ये गैट की बुक में से क्वेश्चंस ऐड किए हैं, ठीक है ना?
एक तो प्रोबेबिलिटी का है, अभी मैं उसको नहीं करवाऊंगा, वो मैं तब करवाऊंगा जब प्रोबेबिलिटी का लेक्चर आएगा, और जिस यूनिवर्सिटी के लिए प्रोबेबिलिटी है उसके लिए कवर करना है। मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज में बेसिक मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी नहीं है, सिर्फ नस्ट के अंदर इंक्लूडेड है, नस्ट बिजनेस स्कूल में इंक्लूडेड है, आईबीए में इंक्लूडेड है, और उसके अलावा प्रोबेबिलिटी बेसिक मैथमेटिक्स में कहाँ पे इंक्लूडेड है, इन दोनों के अलावा कहीं पे नहीं है। आईबीए और नस्ट बिजनेस स्कूल के अलावा प्रोबेबिलिटी बेसिक मैथमेटिक्स में कहीं पे भी नहीं है। नस्ट बिजनेस स्कूल से मुराद नस्ट के सोशल साइंस का टेस्ट, तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन करवाता हूँ। अगेन स्टेटमेंट वाला, अ शॉपकीपर बाइज अ लैपटॉप फॉर ₹50,000 and sells it at a 20% प्रॉफिट। एक शॉपकीपर ने एक लैपटॉप बाय किया था 50,000 का, उस पर 20% प्रॉफिट पे सेल आउट किया। सो 50,000 का 20% निकालेंगे पहले। किसी भी नंबर की कोई स्पेसिफिक परसेंटेज निकालनी हो तो मैंने पहले भी ये बात सिखाई हुई, उस नंबर को उठाओ, उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई करा दो। अब 50,000 का 20% निकाला है ना, 50,000 को उठा के 20% से मल्टीप्लाई कर दिया। परसेंटेज का साइन जब भी रिमूव होता है तो 100 से डिवाइड करते हैं, परसेंटेज बना रहे होते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जीरो जीरो के साथ कैंसिल कर दो, 5 2 10, एक जीरो ये, दो जीरो ये, तो 10,000 का प्रॉफिट था। तो इसका मतलब है सेल कितने का किया, 50,000 का कॉस्ट किया, 20% का प्रॉफिट बना 10,000, बेचा उसने 60,000 का। लेटर द बायर सेल्स इट टू अनदर पर्सन एट 10% लॉस। अब बायर ने जो लॉस लिया वो अपनी प्राइस के मुताबिक लिया, बायर को ये 60,000 का पड़ा है, बायर को ये 60,000 का पड़ा है, और बायर ने उसको जितने का बाय किया था उस पर 10% लॉस में बेचा है। ये कॉमन सेंस लगानी है, बायर उसको इस प्राइस पे नहीं बेच रहा, बायर उस प्राइस पे बेचेगा जिस प्राइस पे उसने लिया, उसका प्रॉफिट या लॉस अपनी प्राइस के मुताबिक होगा। तो 60,000 का 10% तो 6,000 है, निकाल लेना। 60,000 को 10% से मल्टीप्लाई करवाओ, 100 से डिवाइड कर लो, जीरो, एक जीरो इधर काट दो, एक ये वाला जीरो, 6,000 रह गया। उसने कितने का बेचा, 60,000 का कॉस्ट करा था, 6,000 का लॉस हो गया उसको, माइनस करो, 54K का बेचा उसने, तो उसने सेल आउट किया है 54,000 का। ये आंसर है, राइट जी। तो प्रॉफिट लॉस मैंने बता दिया, तो ये 54 के आंसर है, ऑप्शन ए बनती है। आगे चलते हैं, टाइम एंड स्पीड। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस ऐसे होते हैं न्यूमेरिकल्स, वर्ड प्रॉब्लम सॉरी पेपर में। अ ट्रेन ट्रेवल्स 150 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स। एक ट्रेन ट्रैवल करती है 150 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स, तो 2 आवर्स में ट्रेन ने ट्रैवल किया 150 के किलोमीटर्स, अनदर 200 किलोमीटर द नेक्स्ट 3 आवर्स। अगले 3 घंटों में उसने कवर किए 200 किलोमीटर्स। एवरेज स्पीड बतानी है। सो एवरेज स्पीड कैसे आएगी, एवरेज स्पीड आएगी टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। सो टोटल डिस्टेंस है 150 पहले एंड 200 बाद में, ऐड किया 350 आ गया। टोटल टाइम कितना है, 2 घंटे पहले 3 घंटे बाद में, 5, कैंसिल कर लो, तो 70 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड है, राइट जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे 16 के तौर पे नंबर मार्क है, इसका नंबरिंग इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप। अच्छा जी, रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन है, कह रहे हैं 5 men कैन फिनिश अ जॉब इन 10 days, हाउ मेनी डेज वुड 10 men टेक टू डू इट। सो पहले पार्ट में कह रहे हैं कि 5 लोग जो है ना काम को फिनिश करते हैं 10 days में, अगर कितने दिनों में काम खत्म होगा अगर हम 10 मैन को एम्प्लॉय करते हैं, सेम काम दे देते हैं। सो रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन है, इसके लिए मैं आपको बहुत ही इजी ट्रिक या टिप बता देता हूं। देखें, जब भी आपके पास इनवर्स का क्वेश्चन आए, चाहे रेट ऑफ चेंज का हो, प्राइस निकालनी हो नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ डेज निकालने हो, जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर है, आपने देखना होगा कितने टाइम तक अब ये चीज़ कंटिन्यू रहेगी, और उनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप हो, यानी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के केस में आपने क्या करना है कि गिवन क्वांटिटीज को आपने मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है, उनको आपस में आपने मल्टीप्लाई करवाना है, एंड आश क्वांटिटी से आपने उसको डिवाइड करवा लेना है। सो आश क्वांटिटी से आपने उसको डिवाइड करवा लेना है, एंड यू विल गेट द आंसर हियर, राइट। सो यहाँ पे क्या है कि 5 men कैन फिनिश अ जॉब इन 10 days। सो 5 लोग 10 days में जॉब करें, इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशनशिप क्या होता है, जब आप एक क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे एक क्वांटिटी मैन है, दूसरी क्वांटिटी डेज है। डेफिनेटली अगर आप नंबर ऑफ मैन
को इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ डेज कम हो जाएंगे। तो इन्वर्स रिलेशनशिप है। इन्वर्स रिलेशनशिप में क्या होता है कि जब आप एक क्वांटिटी को इंक्रीज करो दूसरी डिक्रीज हो जाए, या फिर आप एक क्वांटिटी को डिक्रीज करो और दूसरी इंक्रीज हो जाए, तो सच अ रिलेशनशिप नोन एज इन्वर्स रिलेशनशिप या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आप इसको कहोगे। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के लिए टिप या ट्रिक मैंने आपको बता दी कि क्या है कि गिवन जो वैल्यूज है उनको मल्टीप्लाई करवा लो, आस्क वैल्यूज से डिवाइड करवा लो, यू विल गेट द आंसर हियर। सो 5 men कैन फिनिश अ जॉब इन 10 days। सो 5 लोग जो हैं वो जॉब को कंप्लीट कर रहे हैं इन 10 days। तो 5 इंटू 10 गिवन क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करवा लिया, डिवाइडेड बाय आस्क क्वांटिटी की एक ही वैल्यू है 10, उससे डिवाइड करवा लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। सो नंबर ऑफ डेज आपने निकालने थे वो आपके पास आ जाएंगे, 10 10 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 5 डेज आंसर आ जाएगा। तो अगर आपके पास 5 लोग हैं 10 डेज में काम करते हैं, और अगर आप उन लोगों को 10 कर लोगे तो फिर वो 5 डेज के अंदर काम को कंप्लीट करेंगे। इजी ट्रिक इज कि जहां पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है गिवन वैल्यूज को मल्टीप्लाई कराओ, आस्क वैल्यूज डिवाइड कराओ, यू विल गेट द आंसर। अच्छा जी, रेट ऑफ चेंज का एक क्वेश्चन है। रेट ऑफ चेंज का एक और सिनेरियो जो पेपर के अंदर या क्वेश्चन के अंदर बन जाता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। कह रहे हैं कि ए अलोन कैन कंप्लीट अ टास्क इन 20 डेज। तो एक बात ये पता चली कि ए अकेला जब वो काम करता है तो 20 डेज में करता है, वाइल बी अलोन कैन फिनिश द सेम टास्क इन 10 डेज। जब बी अकेला वो काम करता है तो वो 10 डेज में कंप्लीट करता है। व्हेन ए बी एंड सी वर टुगेदर दे कैन कंप्लीट द टास्क इन 5 डेज। जब ए बी एंड सी तीनों इकट्ठे काम करते हैं तो वो जब मिलके काम करते हैं तो 5 डेज में काम को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी डेज विल सी अलोन टेक टू फिनिश द टास्क। तो आपने ये बताना है कि सी अलोन कितने डेज लेगी इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो ए अलोन कैन कंप्लीट अ टास्क इन 20 डेज। ए जो अकेला है वो टास्क को कंप्लीट करता है 20 डेज में। जब भी आपने रेट ऑफ चेंज निकालना हो ना और टाइम गिवन हो और आपने बताना हो कि कितने डेज लगेंगे या कितना टाइम लगेगा, तो आप पहले डेज को रेट में चेंज कर लो। डेज को रेट में चेंज करने के लिए क्या करोगे कि आप 1/डेज कर लो, यानी डेज का इन्वर्स ले लो, आप रेसिप्रोकल ले लो, आप इन्वर्स कह लो, रेसिप्रोकल ले लो आप। अगर आप ए का रेट ऑफ डूइंग वर्क देखोगे ना, तो ए अगर 20 डेज में काम करे तो उसका रेट ऑफ डूइंग वर्क 1/20 हो जाएगा। आप बी का रेट ऑफ डूइंग वर्क करोगे, बी का जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है वो मेरे पास आ जाएगा, क्योंकि वो 10 डेज में काम कर रहा है, 1/10 हो जाएगा। सी का रेट सी का रेट क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ सी 1/x हो जाएगा। लेट्स से उसको x डेज लगते हैं जो कि हमने निकालने हैं, x हो जाएगा। अब टुगेदर इकट्ठे जब वो ये काम कर रहे थे तो 5 डेज में काम कर रहे थे, तो टोटल रेट उनका क्या बनता है 1/5। सो टोटल रेट जो है ना वो 1/5 डेज बन जाता है। वापस दोबारा इन्वर्स ले लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 1/20 रेट है डूइंग वर्क, ए का 1/10 है, बी का x का रेट ऑफ डूइंग वर्क निकालना, सी का रेट ऑफ डूइंग वर्क निकालना है, नंबर ऑफ डेज निकालने हैं। तो 1/x मैंने उसको कह दिया रेट को, और डेज को x कह दिया। और टोटल जो तीनों मिलके जब काम कर रहे थे तो वो हमारे पास क्या था, वो नंबर ऑफ डेज जो थे वो 5 थे। तो मैं फिर बता देता हूँ मैंने क्या किया है कि मैंने डेज को रेसिप्रोकल ले लिया। डेज का रेसिप्रोकल लेते हो तो आपके पास रेट आ जाता है। अब 1/डेज ऑफ ए प्लस 1/डेज ऑफ बी प्लस 1/डेज ऑफ सी इक्वल है 1/टोटल रेट के। तो टोटल रेट 5 डेज था। मैंने क्या किया, कितने डेज लग रहे थे, ए को 20 1/20 कर लिया, बी को लग रहे थे 1/10, इसको 1/x रख लिया। तो आप जब यूं करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा इसको सॉल्व करना। अब मैं इसको x के लिए सॉल्व कर लूंगा एंड फिर मैं दोबारा रेसिप्रोकल ले लूंगा तो मेरे पास नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। 1/x को हम यहीं पे रहने देते हैं। आई विल हैव हियर इज 1/x। 1/x एज इट इज आ गया। यह आ जाएगा 1/5 माइनस 1/20 माइनस 1/10। एलसीएम ले लेंगे, 10 5 और 20 का एलसीएम लोगे तो तीनों नंबर एक ही टेबल में आते हैं। चेक करते हैं क्या 20 एलसीएम है। 5 2 जा 5 1 जा 5 4 जा आ गया। 2 के टेबल से करेंगे 1 1 और 2 आ गया, फिर 2 से करेंगे 1 1 और 1 आ गया। 20 एलसीएम आया, 5 4 जा 20 है, 4 इंटू 1 हो जाएगा, माइनस है बीच में, माइनस आएगा 1। 21 जा 20 है तो 1 आ जाएगा, माइनस है 1 है ऊपर। 10 2 जा 20 है, यहाँ पे 2 आ जाएगा। मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 4 माइनस 1 माइनस 2 करूंगा, 4 माइनस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 20, तो ऊपर मेरे पास आ जाएगा 1/20। 1/20 आ गया, ये x का रेट ऑफ डूइंग वर्क है। नंबर ऑफ डेज निकालनी है, दोबारा रेसिप्रोकल कर लो, तो x अकेले को यानी c अकेले को भी 20 डेज जो है वो लगेंगे इस काम को करने के लिए। तो इसके ऊपर डिटेल्ड लेक्चर भी मेरे रेट ऑफ प्रोपोर्शन के ऊपर अपलोडेड है, आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हो। अच्छा जी, नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस से है। प्राइस इंक्रीज या प्राइस डिक्रीज का भी, या परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज का भी समटाइम्स वर्ड प्रॉब्लम न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो है वो पेपर में होता है। तो इसको क्रैक करते हैं। अब प्राइस
an article price, a price was decreased from 120 from to $96. ए आर्टिकल की जो प्राइस थी वो पहले $120 थी, जो कि डिक्रीज होके हो गई है $96। आपने परसेंटेज डिक्रीज बताना है। सो परसेंटेज डिक्रीज में आपको बता देता हूँ कैसे निकालना है। आपने देखें, डिक्रीज का मतलब है कि न्यू वैल्यू स्मॉलर है, ओरिजिनल वैल्यू बड़ी है, तो इसमें आप क्या करोगे, ओरिजिनल वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100 कर लेंगे, तो यू विल गेट द आंसर है। सो ओरिजिनली द वैल्यू वाज 120। तो ओरिजिनली जो वैल्यू थी वो 120 थी, डिक्रीज होगी वो 96। हमेशा चेंज जो आएगा ना, इंक्रीज या डिक्रीज जो आएगा वो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पे आएगा। तो ओरिजिनल वैल्यू जो है वो 96 ही है, 96 सॉरी 120 ही है। तो मैं बता रहा था आपको कि इंक्रीज या डिक्रीज हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पे आएगा। तो ओरिजिनल वैल्यू 120 है, न्यू वैल्यू 96 है, डिवाइड करेंगे 120 पे। हमेशा परसेंटेज इंक्रीज निकालो या डिक्रीज निकालो, डिवाइड आप हमेशा न्यू वैल्यू के नहीं बल्कि ओरिजिनल वैल्यू से ही करोगे, तो इंटू 100 आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 24, नीचे आ जाएगा 120 इंटू 100। जीरो को जीरो के साथ कैंसिल करेंगे, 12 वन ज़ा 12 टू ज़ा, 2 इंटू 10 करेंगे तो 20% का डिक्रीज आया है। अच्छा, परसेंटेज इंक्रीज निकालना हो ना तो वो भी ऐसे ही आता है। सो परसेंटेज इंक्रीज भी ऐसे ही आएगा, परसेंटेज इंक्रीज आएगा। उसके केस में न्यू वैल्यू क्योंकि ज्यादा होती है, तो न्यू वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू डिवाइडेड बाय, मैंने बताया ना हमेशा इंक्रीज या डिक्रीज ओरिजिनल वैल्यू पे इंटू 100। तो उसका भी फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको यहाँ पे। ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, थोड़ा सा ट्रिकी अलजेब्रा का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट में ट्रिक है, बाकी कुछ भी नहीं कह रहा था। सम ऑफ टू कंसेक्टिव नंबर्स इज एक्स। दो कंसेक्टिव नंबर्स का जो सम है ना एक्स है, व्हाट विल बी देयर प्रोडक्ट, उनका प्रोडक्ट बता दो क्या होगा। ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि फर्स्ट नंबर y था, अगला नंबर y प्लस वन हो जाएगा। दोनों का सम क्या है, यानी y में y प्लस वन को ऐड करो तो सम जो है ना वो x के इक्वल आ रहा है। सो दिस विल बी 2y प्लस वन इज इक्वल टू x। y की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, y की वैल्यू क्यों निकालेंगे मैं अभी बताता हूँ। सो y की वैल्यू आ जाएगी x माइनस वन, वाई आ जाएगा x माइनस वन बाई टू। तो ये y आ गया, y वॉज योर फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर वॉज y प्लस वन, तो y प्लस वन भी निकाल लेते हैं। सो y की वैल्यू आई x माइनस वन डिवाइडेड बाई टू प्लस वन। एलसीएम ले लिया, x माइनस वन प्लस टू डिवाइडेड बाई टू करेंगे, x प्लस वन आ जाएगा डिवाइडेड बाई टू। तो ये सेकंड नंबर है जो कि x प्लस वन बाय टू। जो फर्स्ट कंजेक्टिव नंबर है वो x माइनस वन बाय टू है। दोनों का अब हम प्रोडक्ट ले लेते हैं। प्रोडक्ट लेने के लिए क्या करेंगे, दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो y की वैल्यू आई है x माइनस वन, y है ये। सेकंड नंबर y प्लस वन है, y को y प्लस वन से मल्टीप्लाई करा दो तो y आया x माइनस वन बाय टू, वाई प्लस वन आया x प्लस वन बाय टू। मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर है a माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर डिवाइडेड बाई टू, टू ज़ा फोर है। ऊपर आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस वन डिवाइडेड बाई फोर। तो एक्स स्केयर माइनस वन डिवाइडेड बाई फोर इनका प्रोडक्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज का क्वेश्चन है। पहले मैं बता दूं एवरेज कैलकुलेट कैसे की जाती है। जितनी वैल्यूज होती हैं उन सबको सम कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज उन पर डिवाइड कर लेते हैं, आपके पास एवरेज या मीन आ जाता है। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कह रहे हैं मायरा हैड बॉलिंग स्कोर्स ऑफ बी प्लस सिक्स, बी माइनस टू, बी प्लस फोर एंड बी माइनस फाइव। व्हाट मस्ट ही स्कोर इन द नेक्स्ट गेम टू गेट एन ओवरऑल एवरेज ऑफ बी प्लस टू। तो मायरा का जो पहला गेम है ना उसके अंदर बॉलिंग स्कोर है बी प्लस सिक्स, सेकेंड गेम में बी माइनस टू, थर्ड गेम में बी प्लस फोर, फोर्थ गेम में बी माइनस फाइव है। फिफ्थ गेम में वो क्या स्कोर करेगी, ओवरऑल एवरेज बढ़ के बी प्लस टू हो जाए। तो एवरेज निकालने के लिए मैंने क्या बताया कि हम एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म। तो पहले हम सम कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म है यहाँ पे, फर्स्ट स्कोर है यहाँ पे बी प्लस सिक्स, सेकेंड स्कोर है यहाँ पे बी माइनस टू, थर्ड स्कोर है यहाँ पे बी प्लस फोर, फोर्थ स्कोर है यहाँ पे बी माइनस फाइव। फिफ्थ गेम में वो क्या स्कोर करें, हम उसको एक्स कह देते हैं, डिवाइडेड बाय अब टोटल नंबर ऑफ गेम्स फाइव हो जाएंगी कि नई एवरेज जो है ना उनकी बी प्लस टू हो जाए। तो नई एवरेज की जगह पे नई एवरेज की वैल्यू प्लग इन कर दी बी प्लस टू। अब हम एक्स के लिए सॉल्व कर लेंगे, वी विल गेट द वैल्यू। बी डिवाइड हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 5b+10। यहाँ पे आ जाएगा b प्लस बी प्लस बी प्लस बी, दिस विल बी 4b। सिक्स में से टू ऐड करेंगे, फोर, फोर में फोर आ गया, एट, एट में से फाइव चला जाएगा, तो एट में से फाइव चला जाएगा तो पीछे मेरे पास थ्री रह जाएगा और साथ में एक्स पड़ा हुआ है। आई विल टेक फोर बी ऑन द राइट हैंड साइड, फाइव बी में से फोर बी चला गया, बी आ जाएगा, थ्री को भी राइट हैंड साइड पे चले जाएंगे, टेन में से थ्री चला जाएगा तो सेवन आ जाएगा। सो एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, एक्स की वैल्यू मेरे पास बी प्लस सेवन आ गई। दिस मीन्स के यहाँ पे अगर वो फिफ्थ गेम में बी प्लस सेवन का स्कोर करता है तो ओवरऑल वैल्यू बी प्लस टू हो जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 21, इन अ हाउस ऑफ 15% फूड वाज सफिशिएंट फॉर 30 days, 5% लेफ्ट द हाउस, फॉर हाउ मेनी डेज द फूड वुड बी सफिशिएंट। तो पहले
हम क्या करेंगे, इसमें टोटल नंबर ऑफ मील्स निकालेंगे। तो टोटल मील्स कैसे आएंगी, पीपल इनटू डेज। तो पहले 15 लोग हैं, 30 डेज हैं, तो टोटल मील्स 15 इंटू 30 आ गई। अब 5 लोग चले गए हैं, जब 5 लोग चले गए हैं तो पीछे कितने लोग रह गए हैं, 10 लोग रह गए हैं। टोटल नंबर ऑफ मील्स तो अभी भी 15 3 45, 450 है। अब 5 लोग जब चले गए तो नंबर ऑफ पीपल लेफ्ट विल बी, तो नंबर ऑफ पीपल लेफ्ट विल बी 10। तो नंबर ऑफ मील्स तो उतनी नहीं, 450। जब 10 लोग चले गए हैं, सॉरी 5 लोग चले गए हैं, तो पीछे 10 पीपल यानी 10 लोग रह गए हैं, उससे हम डिवाइड कर लेंगे। तो पहले जो फूड 30 डेज के लिए सफिशिएंट थी, अब वो 45 डेज के ऊपर आ जाएगी। दिस वाज फेयरली इजी, सिर्फ स्टेटमेंट के ऊपर थोड़ा सा और करना था। क्वेश्चन नंबर 22, अ टाइपिस्ट कैन टाइप 60 वर्ड्स पर मिनट। एक टाइपिस्ट की जो टाइपिंग स्पीड है ना, वो 60 वर्ड्स पर मिनट है। तो टाइपिंग स्पीड क्या है, सो टाइपिंग स्पीड इज 60 words per minute. How many typists will be required to type a book of 43,200 words in 6 hours? अब 6 hours में अगर हम लोग ये चाहते हैं कि 43,200 वर्ड्स की एक बुक को टाइप करवाएं और टाइम भी टोटल 6 आवर्स लगे, तो कितने टाइपिस्ट चाहिए होंगे? तो पहले तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं। सो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हैं 43,200 डिवाइडेड बाय, अब एक टाइपिस्ट 6 आवर में कितने वर्ड्स टाइप करेगा? एक टाइपिस्ट जो है ना 1 मिनट में 60 वर्ड्स टाइप कर रहा है, 60। एक आवर में 60 मिनट्स हैं और टोटल आवर 6 आवर्स है। मैं फिर बता देता हूँ, ये टाइपिंग स्पीड आ गई। टाइपिंग स्पीड 60 वर्ड्स पर मिनट है, एक आवर में 60 मिनट्स हैं और टोटल आवर्स मेरे पास एक नहीं है, 6 हैं, तो ये टोटल आवर्स आ गए। अब हम सॉल्व करते हैं, डिवाइड कर लिया, इससे सॉल्व करते हैं, आंसर आ जाएगा। सो जीरो को आप जीरो के साथ कैंसिल कर दें, इस जीरो को आप इस जीरो के साथ कैंसिल कर दें। पहले हम इसको 6 से डिवाइड करते हैं, 6। सो 6 7 जा 42 आता है, 1 और 2 12 हो गया, 6 2 जा। फिर अगेन मैं इसको डिवाइड करूंगा, यहाँ पे दोबारा इसको देख लेते हैं। सो 6 7 जा 42, 1 बचा, 1 और 2 12 है, 6 2 जा 12 आ गया। अगेन हम इसको 6 के टेबल से डिवाइड करेंगे, 6 के टेबल से डिवाइड किया, 6 1 जा 6 एंड 1 और 2 12, सो 6 2 जा 12। फिर अगेन 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 2, तो 2 आ रहा है आंसर यहाँ पे। सो 2 टाइपिस्ट हमें चाहिए होंगे। अगर 43,200 वर्ड्स हैं 60 मिनट्स की स्पीड से 6 आवर्स के लिए, अगर की स्पीड वाले अगर टाइपिस्ट से हम यूज़ करते हैं, तो आई विल बी रिक्वायरिंग 2 टाइपिस्ट to complete this entire book to be typed in 6 hours. So these were all different kind of word problem जो कि आपको एंट्रेंस टेस्ट में मिलेंगे, जिसमें आपके पास फास्ट का एंट्रेंस टेस्ट है, बेरिया का, एयर का, जेबिस का, IOBM का, IBA का टेस्ट है, DHA सुफा का टेस्ट है। सो बहुत सारी डिजिटल सैट के अंदर भी जो हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो उनका जो डिफरेंट सिनेरियोज हैं, डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल है, डिफरेंट तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो सारे के सारे आज के लेक्चर में इंशाल्लाह मैंने कवर अप कर दिए हैं। डू प्रैक्टिस देम out, inshallah. It will surely help you out in your preparation. So if any one of you wants to join our long preparatory session, जिसमें हम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को कवर अप करेंगे, फ्रॉम फास्ट, बेरिया, एयर, जेबिस, IOBM, कॉमसेट्स, NTS बेस्ड जो टेस्ट हैं, उसके अलावा जो टायर 2 की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी कम्प्लीटली कवर करेंगे। लॉन्ग सेशन है जो कि अभी स्टार्ट हुआ है एंड विल कंटिन्यू टिल मिड ऑफ अगस्त, जब तक आपके सारी यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट नहीं हो जाते। यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक टेस्ट है, यूनिवर्सिटी ओरिएंटेड, यूनिवर्सिटी फोकस प्रिपरेशन जो है वो इसके अंदर हम लोग करवा रहे हैं इंशाल्लाह। इफ एनी वन ऑफ यू वांट्स टू ज्वाइन, तो नंबर्स आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहे होंगे, आप देख सकते हैं। इसमें लाइव क्लासेज हैं, डेली बेसिस पे लाइव क्लासेज हैं, टन्स ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, क्विजेज हैं, मॉक्स हैं, एंड सक्सेस स्टोरीज तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट्स की प्रेजेंट ही हैं, आप उनसे देख सकते हो। एंड यू विल ज्वाइन और सेशंस फॉर a complete success in your entrance test examination. Thank you so much and Allah Hafiz. Kindly like this video, subscribe to our channel and share it with your friends. Like, comment, and subscribe.